हेलो फ्रेंड्स, आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंड एस 105 की। और इसके अंदर 105 में हम लोग बात करेंगे नॉन करेंट एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस। तो ये दोनों ही वर्ड टेक्निकल हैं। इन दोनों ही वर्ड को हमें जाके देखना पड़ेगा कि इनका मतलब क्या है, तभी हम कोई बात कर सकते हैं। जैसे कि ये वर्ड है नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, इसका क्या मीनिंग है? लिटरल मीनिंग तो ये है कोई भी ऐसा नॉन करेंट एसेट जिसको हमने बेचने के लिए रखा है। साउंड आ रहा है? साउंड चेक करो, चेक करना चाहिए ना। और दूसरा है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। लिटरल मीनिंग ये है कि वो ऑपरेशन जो हमने छोड़ने का प्लान बना लिया या छोड़ दिया। लेकिन इसका टेक्निकल मीनिंग क्या है, हमारे इंड एस के अंदर हम इस बात को ज़रूर चेक करेंगे। ठीक है, हम इस टेक्निकल मीनिंग की बात ज़रूर करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, ज़रा इसको समझ लेते हैं। देखिए, हमने बहुत सारे एसेट्स के एस पढ़े हैं। 16 पढ़ा है, 40 पढ़ा है, 41 पढ़ा है। उन सब के अंदर 2 नंबर पढ़ा है। उन सब के अंदर क्या बात थी कि हमारे पास कोई एसेट्स है जिसको हम यूज़ करेंगे या सेल करेंगे, है ना। इन्वेंट्री को छोड़ दिए तो बाकी यूज़ करेंगे और यूज़ करके हम उससे रेवेन्यू कमाएंगे। तो ये वो करेंट एसेट है, नॉन करेंट एसेट हैं जो अब रेवेन्यू नहीं कमाएंगे, अब सेल किए जाएंगे। ये वो ऑपरेशंस हैं जो अब बिक जाएंगे। तो फिर ऐसे सिचुएशन में भाई हमारी भी तो कोई ड्यूटी बनती है ना। हमारी क्या ड्यूटी बनती है? हमारी ड्यूटी बनती है कि भाई अगर कोई ऐसी चीज़ है जो अब आगे नहीं इस्तेमाल होगी, जाहिर है अगर वो इस्तेमाल आगे नहीं होगी तो हमें जो आगे इनकम आएगी, जो रेवेन्यू आएगा, वो निश्चित रूप से कम या ज़्यादा हो जाएगा। तो उस रेवेन्यू को, या यूँ कहिए कि एक ऐसी चीज़ है जो आगे हमें अवेलेबल नहीं होगी, तो क्या हमें अपने यूजर को ऐसी सिचुएशन में कुछ बताने की ज़रूरत है? ठीक है ना। ये बात आपको यहाँ पे दिखानी नहीं, ठीक है, कैमरा ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे दिखानी है। होता क्या है कि जब भी कोई डिसकंटिन्यू ऑपरेशन दोस्त होता है ना, तो आगे का जो हमारा कैश फ्लो है, जो इनकम है, वो निश्चित रूप से बदल जाता है। और बदल जाता है तो वो हमें थोड़ा सेपरेट प्रेजेंटेशन करना होगा। उसके लिए कुछ प्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत होती है। यही इस एस का मेन ऑब्जेक्टिव है, ताकि हमारा जो एस है वो एंटिटी की जो एबिलिटी है फ्यूचर में बदल जाने की, चेंज होने की, उस एबिलिटी को हम बता सकें। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, एस में एकदम साफ साफ ऑब्जेक्टिव लिखा है कि रिजल्ट ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन शुड बी सेपरेटली प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल एज इट इफेक्ट द एबिलिटी ऑफ द एंटिटी टू जनरेट फ्यूचर कैश फ्लो। सिर्फ पीएल में ही नहीं, हम पढ़ेंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में भी जो नॉन करेंट एसेट होता है उनको अगर अवेलेबल फॉर सेल है या हेल्ड फॉर सेल है तो उनको हम अलग तरीके से दिखाते हैं। और नोट्स के अंदर भी कुछ सारी डिस्क्लोजर की बातें करनी है, तो केवल पीएल नहीं, बाकी चीज़ों में भी हम बात करेंगे। और यही इस एस का मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये कहाँ लागू नहीं होता है इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले मैं बात करता हूँ ये कहाँ लागू होता है। इतना तो समझिएगा, ये लागू होता है नॉन करेंट एसेट पे। भाई नॉन करेंट एसेट क्या है? बड़ा अजीब है। इसके लिए बोला गया कि जो करेंट एसेट नहीं है, इनडायरेक्ट डिफिनेशन है कि भाई जो करेंट एसेट नहीं है वो नॉन करेंट एसेट है। अब सवाल उठता है कि भाई वो कौन सी चीज़ है जो करेंट एसेट नहीं है। तो चलिए, करेंट एसेट नहीं है, हम लोग उसको डिफाइन करते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो करेंट एसेट नहीं है। तो कहा गया कि भाई करेंट एसेट वो है विच इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज, कि व्हेन entity expect to realize the asset or intend to sell or consume it in its normal operating cycle. ठीक है, when we expect to realize the asset or intend to sell or consume it in its normal operating cycle, इसको क्या नाम देंगे? इसको हम बोलेंगे करेंट एसेट। देखिए ना, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप तुरंत बेचना चाहते हैं, अवेलेबल फॉर सेल है, या हम कंज्यूम करना चाहते हैं,
कौन सी सिचुएशन में? नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, मेरा काम है फर्नीचर बनाने वाला हूँ, मैं फर्नीचर बेचना चाहता हूँ, बिल्डिंग बनाने वाला हूँ, मैं बिल्डिंग बेचना चाहता हूँ, कार बनाने वाला हूँ, मैं कार बेचना चाहता हूँ। तो भैया ये हमारा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है, तो ये हमारे लिए करेंट एसेट्स है। दूसरा, चलो सेल नहीं, लेकिन आप जिसको ट्रेड करना चाहते हैं और आपने रखा है उसको इसी काम के लिए, आपका काम ही वही है, यू आर होल्डिंग इट प्राइमली फॉर ट्रेडिंग। तो एक तो हुआ सेल के लिए, कंज्यूम करने के लिए, इसके अंदर फिनिश गुड्स और वो सब चीज़ें आ गई, यहाँ पर ट्रेडिंग की चीज़ें आ गई। और तीसरी बात, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू रियलाइज द एसेट विद इन 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। कोई भी ऐसे एसेट जिसको हम 12 महीने के अंदर रियलाइज करने के लिए रखते हैं, विद इन 12 मंथ, रिपोर्टिंग पीरियड से 12 महीने के अंदर जब हम रियलाइज करने की उम्मीद रखते हैं, तो हम इसे बोलते हैं कि भाई ये क्या है? ये हमारा करेंट एसेट है। इसके अलावा और सुनिए, ए करेंट एसेट इज ए कैश फ्लो और कैश इक्विवेलेंट। हम लोगों ने कैश फ्लो पढ़ा है ना AS3 में, यहाँ भी एक पढ़ेंगे हम लोग इंड AS 7, उसके अंदर भी हमारे पास देखिए कैश फ्लो है। तो उसके अंदर कैश और कैश इक्विवेलेंट जो बिल्कुल कैश के जैसा है, वो सब चीज़ें भी हैं, तो आप रख सकते हैं। इसका थोड़ा एक्सेप्शन है कि अगर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन है कि हम उसको 12 महीने के अंदर रियलाइज नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम कैश या कैश इक्विवेलेंट नहीं मानेंगे, अदरवाइज हम उसे कैश या कैश इक्विवेलेंट मानेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 4 चीज़ें हैं। नंबर 1, कोई भी ऐसी एसेट जो हम कंज्यूम या सेल करना चाहते हैं, ऑर्डिनरी कोर्स जो हमने ट्रेडिंग के लिए परचेज किया है, जो 12 महीने के अंदर सेल होने की उम्मीद है, और क्या बोलते हैं, एसेट इज कैश और कैश इक्विवेलेंट, मतलब किसी भी कैटेगरी के अंदर आता है तो हम कह सकते हैं हमारा करेंट एसेट है। ठीक है। और जो करेंट एसेट नहीं है वो क्या है? वो नॉन करेंट एसेट है। 2 ही दुनिया है भाई, ऐसे होता ना, या तो हम CA हैं या CA नहीं है। उसी तरह से या तो करेंट एसेट है या नॉन करेंट एसेट है। ठीक है। अब अगर ऐसी बात है तो ज़रा ध्यान दें, और भी बातें करेंगे हम। भाई कोई भी ऐसी एसेट जो नॉन करेंट एसेट्स के रूप में मानी जाएगी, वो कैसे हम क्लासिफाई करें, कैसे पहचानें कि भाई नॉन करेंट एसेट तो ठीक है, नॉन करेंट एसेट तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर है, बहुत सारे नॉन करेंट एसेट्स होते हैं। तो उसको कैसे पहचानें कि वो इस्तेमाल, वो हेल्ड फॉर सेल है या हेल्ड फॉर सेल नहीं है? तो देखिए इसके लिए कहा गया कि 2 कंडीशंस, करेंट नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, इसकी 2 खासियतें बताई गई हैं, 2 फीचर्स या 2 कंडीशंस कह लीजिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये हेल्ड फॉर सेल है। पहले कंडीशंस के बारे में बताया गया कि विच इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल, इमीडिएट सेल in present condition, in present condition। एक वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, अभी हम आपसे लौट के बात करेंगे कि भाई जो अवेलेबल फॉर सेल हो, किस बात के लिए? सेल के लिए। और सबसे बड़ी बात प्रेजेंट कंडीशन। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमारे पास एक ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस को हमें कोई काम नहीं है, उसको हम यूजुअली जो समय लगेगा खाली करने में, 1 महीने 2 महीने फर्नीचर को हटाना पड़ेगा, इंटीरियर हटाना पड़ेगा, कहीं और मतलब शिफ्ट कर लेंगे, तो जो नॉर्मली टाइम लगता है तो हम उसको बोलेंगे अवेलेबल फॉर सेल है। लेकिन मान लीजिए कि हमारा ऑफिस है जिसको हम बेचने का प्लान करते हैं, अगर हमें कोई और उससे बेहतर मिल जाए तो ये अवेलेबल फॉर सेल नहीं है, क्योंकि मिलेगा तब, अभी अवेलेबल फॉर सेल नहीं है। एक कार है हमारे पास, हम इसे बेचना चाहते हैं, लेकिन कब? जब किसी कंपनी का नया मॉडल लॉन्च होगा, उसे हम खरीदेंगे, तब इसे हम बेचेंगे, तो ये अवेलेबल फॉर सेल नहीं है।
अवेलेबल फॉर सेल में इतना ठीक है कि जो यूजुअल या कस्टमरी डिले होता है वो चलेगा, यूजुअल या कस्टमरी जो डिले इज ओके वो चलेगा, लेकिन अनयूजुअल नहीं, ठीक है ना। अब आप खुद कह रहे हैं कि नया मॉडल लॉन्च होगा तब नहीं, लेकिन नया मॉडल लॉन्च हो गया, आपने खरीद लिया, अब आपको कार बेचनी है, आप अवेलेबल है, भले कोई कस्टमर नहीं मिल रहा वो अलग बात है। तो ये सबसे पहली बात है अवेलेबल फॉर इमीडिएट से। अच्छा, प्रेजेंट कंडीशन की बात भी करते हैं। भाई मेरे पास एक कार है, मैं सोच रहा हूँ इसकी रिमॉडलिंग करा के बेचूँ, ये नहीं माना जाएगा करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, क्योंकि आप क्या सोच रहे हैं, रीमॉडलिंग करा के इसकी वैल्यू बढ़ेगी तब सेल करेंगे। जब तक आप रिमॉडलिंग नहीं करा लेते तब तक हम इसे करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल नहीं मानेंगे। रिमॉडलिंग करा लेंगे तभी हम मानेंगे करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, याद रहेगा। और दूसरी कंडीशन है मेरे दोस्त, सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल, मतलब सेल होगा ही होगा, ये प्रोबेबल है। प्रोबेबल का मतलब होता है मोर देन 50%, और हाईली प्रोबेबल मतलब जो प्रोबेबल से भी ज़्यादा हो, मतलब मान के चलो कि अब तो ये सेल हो ही जाएगा, इसको बोलते हैं हाईली प्रोबेबल। तो ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी तभी हम कह सकते हैं करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। अब सवाल उठता है कि भाई ये तो समझ आ रहा है कि प्रोबेबल मतलब जिसके होने के चांस से नहीं होने के चांस से ज़्यादा, आपने ये इसमें पढ़ा होगा 29 CA इंटर में, तो चलो मतलब 50% ज़्यादा बिकने के चांसेज है, वो तो समझ आ रहा है। लेकिन व्हाट यू मीन बाई हाईली प्रोबेबल? हाईली प्रोबेबल का मतलब क्या है? हाईली प्रोबेबल का मतलब है कि जो नॉर्मल से भी ज़्यादा 50% से भी ज़्यादा सेल होने की बात रखता हो उसको हम बोलेंगे हाईली प्रोबेबल। लेकिन इसके बारे में कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि भाई देखो ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं तो मान लेंगे कि हाईली प्रोबेबल हैं। 5 कंडीशंस हैं। पहली, मैनेजमेंट कमिटमेंट। मैनेजमेंट ने पूरी तरह से कमिटमेंट किया हुआ है कि भाई मैं तो इसे बेचूंगा ही। अब मैनेजमेंट के पीछे हटने का मतलब नहीं है। मैनेजमेंट की तरफ से कमिटमेंट है कि आई विल सेल दिस एसेट। और मैनेजमेंट कौन? एप्रोप्रिएट, मतलब जो उसको मतलब उस काम पे अधिकार रखते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, जो अधिकार नहीं रखते हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये है पहली बात कि मैनेजमेंट कमिटमेंट ही देयर। दूसरी बात, एक्टिव प्रोग्राम या सर्च ऑफ बायर इज गोइंग ऑन। ठीक है ना, बायर की सर्च शुरू की जा चुकी है कि हाँ भाई हम तो अब नया करके छोड़ेंगे नहीं। सर्च ऑफ बायर इज गोइंग ऑन मतलब क्या बोलते हैं, सेल प्रोग्राम इज इनिशिएटेड। सेल्स प्रोग्राम चालू हो चुका है कि नहीं अब तो हम बेच देंगे। हमने 2-4 ब्रोकर को बोल दिया है, 2-4 जानने वालों को बोल दिया है कि भाई फलानी कंपनी हमारा ये और हम ये चीज़ बेचना चाहते हैं। तीसरा, जो एसेट्स है वो मार्केटेबल है एट रीजनेबल करेंट फेयर वैल्यू। मतलब जो करंट फेयर वैल्यू है उस पर हमें लगता है कि अभी बिक जाएगा। अब देखो कोरोना का टाइम चल रहा है, अब मान लीजिए कोई ऐसी एसेट है जिसके बारे में लगता है कि अभी तो सेलर नहीं, तो परचेजर नहीं मिलेगा, तो ये हाईली प्रोबेबल नहीं है। अब परचेजर नहीं मिलेगा या बहुत ही कम दाम में मिलेगा तो मैं कैसे खरीदूंगा भाई? परचेजर ही नहीं मिलेगा, बहुत कम दाम में परचेजर मिलेगा तो मैं कैसे बेच दूंगा? डिस्ट्रेस सेल की बात नहीं करनी है यहाँ पे, नॉर्मल सेल की बात करनी है। तब डिस्ट्रेस सेल की बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है,
तो हमें लगता है कि हम जब अपने लैंड एंड बिल्डिंग बेचेंगे या प्लांट एंड मशीनरी बेचेंगे या कोई भी ऐसी चीज़ बेचेंगे, हमें लगता है कि वो रीजनेबली प्राइस पे सेल हो जाएगा, ज़्यादा डिस्ट्रेस सेल या बहुत कम दाम मिलने की उम्मीद नहीं है। ट्रांजैक्शन is expected to be completed within 12 months, not from the balance sheet date but from the date of classification, from date of classification, जिस दिन आप क्लासीफाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं 25 मार्च को, तो अगले 25 मार्च तक हमें उम्मीद है, हम 15 जुलाई को बात करते तो अगले 15 जुलाई तक जिसके बिकने के चांसेस है। बैलेंस शीट डेट नहीं, जिस डेट को हम क्लासीफाई कर रहे हैं उसके 12 महीने के अंदर बिकने के चांसेस हैं। इसका मतलब ये है कि ये क्लासिफिकेशन साल के बीच में भी हो सकता है ना। जब करेंगे तब उसके 12 महीने के भीतर एक्सपेक्टेशन है तो हम ये बात करेंगे, अगर नहीं है तो बात नहीं करेंगे। ठीक है, और आगे आइए। देखिए, एक्चुअल सेल में और मे नॉट पॉसिबल, हो सकता है 12 महीने में हो जाए, हो सकता है नहीं हो, लेकिन पूरी एक्सपेक्टेशन है कि 12 महीने में हो जाएगा। बाद में परिस्थितियाँ बदल गई, हो सकता है 2 दिन में बिक जाए और हो सकता है 2 साल में भी ना बिके, लेकिन जिस दिन हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं उस दिन 12 महीने के अंदर का चांसेज एकदम हाईली प्रोबेबल है। और चांस टू चेंज the plan is unlikely. Chance to change the plan is unlikely. भाई मैं प्लान चेंज कर दूंगा, इस बात का चांस तो कोई है ही नहीं। चांस टू चेंज द प्लान इज अनलाइकली, मतलब हमें नहीं लगता कि ये प्लान बदल जाएगा। बाद में बदल जाए वो अलग बात, हम लोग पढ़ेंगे, प्लान चेंज हो सकता है, लेकिन जिस दिन हम क्लासीफाई कर रहे हैं उस दिन हमें ऐसा लगता है कि नहीं भाई प्लान बन गया है, अब तो इस पे हम फर्म कमिटमेंट करके ही रहेंगे, ये काम हम करके ही चलेंगे। तो ये 5 कंडीशन याद रहेगा। मैनेजमेंट की तरफ से कमिटमेंट हो गया है कि हम सेल करेंगे, प्लान बन गया है, हमने प्लान पे काम करना शुरू कर दिया है, बायर की तलाश जारी है या बायर मिल भी चुका होगा, इनिशियल बातचीत चल रही है, रीजनेबल प्राइस पे मार्केट होने की उम्मीद है, बहुत गिरा के बेचने की ज़रूरत नहीं है, 12 महीने के अंदर ट्रांजैक्शन के होने की उम्मीद है, और चांस है कि ये प्लान चेंज नहीं होगा। अगर ये 5 बातें एक साथ पूरी होती हैं तो हम कहेंगे सेल्स इज हाईली प्रोबेबल, नहीं होती है तो मानेंगे सेल्स इज नॉट हाईली प्रोबेबल। और दूसरी बात, द एसेट इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल एट प्रेजेंट कंडीशन, अनयूजुअल डिले, यूजुअल डिले इज ओके बट अनयूजुअल डिले नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस पूरी होंगी तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि नॉन करेंट एसेट जो है विच इज हेल्ड फॉर सेल। ठीक है, अब इसमें जो कंडीशंस मैं आपसे बोल रहा था कि भाई मान लो 12 महीने की कंडीशन है, तो 12 महीने की कंडीशन है, उसमें हो सकता है बाद में कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारे बियॉन्ड में नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि हमने सेल करना शुरू किया, बात हो रही है, सामने वाला आया, उसने छानबीन करी, ड्यू डिलीजेंस नहीं होता है, तो उसमें कोई लीगल प्रॉब्लम निकल आई, उसको ठीक करने के लिए बात हो रही है, या कोई पॉल्यूशन कंट्रोल की बात आ गई, उसे ठीक करने की बात हो रही है, जिसमें हो सकता है 12 महीने ज़्यादा भी समय लग जाए, इट्स ओके, इतना चलता है। लेकिन शुरू में है कि भाई 12 महीने के अंदर हमारा काम हो जाएगा। और बोला कि सेल्स का मतलब एक्सचेंज भी, अगर हम कोई एसेट एक्सचेंज कर रहे हैं तो भी हम मान सकते हैं, मतलब हमने कोई एसेट रखा है और हम सोच रहे हैं कि इसको किसी से एक्सचेंज कर लेंगे, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब भी ये माना जा सकता है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर क्राइटेरिया बैलेंस शीट के डेट के बाद होता है तो उसे नहीं माना जाएगा। ये इसी के अंदर मैं नोट में लिखता हूं, क्राइटेरिया ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन होना चाहिए। अगर बैलेंस शीट आपका बन रहा है, ये बैलेंस शीट का डेट है और क्राइटेरिया यहाँ पूरा होता है, कंडीशंस यहाँ फुलफिल होती हैं, तो ये आएगा, अगले साल आएगा, इस साल नहीं आएगा।
हो सकता है अभी यहाँ पे ऑथराइजेशन हो रहा है, अप्रूवल हो रहा हो, तो ऑथराइजेशन और बैलेंस शीट डेट के अगर बाद में होता है, मतलब तब तो कोई बात ही नहीं करनी, उसके पहले भी होता है इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट, आपने सी इंटर में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे नहीं माना जाएगा ये। इसके बारे में एकदम ये क्लियर है कि नहीं, हम इसे नहीं मानेंगे, हम इसको बस थोड़ा सा डिस्क्लोज कर देंगे, लेकिन इसके कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अगले साल होगा ना, तो कंडीशन जिस दिन फुलफिल होगी उसी दिन की बात करनी है, कंडीशन जिस दिन फुलफिल नहीं होगी उस दिन की बात नहीं करनी है। एक दूसरी भी बात है दोस्त, और वो दूसरी बात है कि कई बार हम किसी एसेट्स को शेयर होल्डर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कुछ फिक्स एसेट रखा है जो शेयर होल्डर में बांट लेंगे, कोई शेयर होल्डर ले जाएगा उसको एज ए, मतलब नहीं होता डिविडेंड बाकी है या शेयर होल्डर का कैपिटल रिफंड हो रहा है उसके लिए बांटना है, तो उसे भी हम हेल्ड फॉर सेल मान सकते हैं, लेकिन वो पांचों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। बस यहाँ पे सेल की बात नहीं होगी, मैनेजमेंट कमिटमेंट है कि हम बेच देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और फेयर प्राइस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 12 महीने के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, प्लान चेंज करने की उम्मीद नहीं है, तो भी हम उसको शामिल कर सकते हैं कि हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन वो भी शामिल किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और तीसरा, अगर कोई नॉन करेंट एसेट ऐप डाउन किया जा रहा है तो वो शामिल नहीं है, ये शामिल है, ये शामिल नहीं है। अबॉन्डेंटमेंट वो समझते हैं, अबॉन्डेंट कि मान लीजिए हमारे पास कोई एसेट है, ठीक है, मशीन है, और हम सोच रहे हैं कि अब धीरे धीरे काम रोक देंगे हम, ये हेल्ड फॉर सेल नहीं है। आप काम रोकेंगे धीरे धीरे, यानी कि अभी आप इसको यूज करेंगे, यू आर एक्सपेक्टिंग टू यूज, आप उसको रिपेयर कराना छोड़ दिए, अब नहीं, अब क्या रिपेयर होगा, तब की बात है। तो नॉन करेंट एसेट अगर अबॉन्डेंट कर दिया गया है तो ये नहीं माना जाता है अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल की डिफिनेशन में ये नहीं शामिल होता, ठीक है, बिकॉज यू आर गोइंग टू रिकवर योर अमाउंट बाय यूज, नॉट बाय सेल। तो उम्मीद करता हूँ आपने नॉन करेंट एसेट फॉर सेल की बात अच्छी तरह से समझ ली, कंडीशंस भी सारे आपने देख लिए। कंडीशंस बैलेंस शीट डेट या जिस दिन क्लासिफाई कर रहे हैं उस दिन पूरी होनी चाहिए, तभी हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। और हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन माना जाएगा, लेकिन कोई अबॉन्डेंटमेंट के थ्रू हमें बंद करना है तो ये नहीं माना जाएगा। ओके, तो एक बार देख लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स डालूंगा मैं, उसके अंदर ये सब कुछ आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब एक बार तय हो गया कि ये नॉन करेंट एसेट है विच इज हेल्ड फॉर सेल, तो ट्रीटमेंट कैसे हो, ठीक है। उसके पहले एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ लीजिए। एक पॉइंट है डिस्पोजल ग्रुप का, कि कई बार हम एक सिंगल एसेट्स की बात नहीं करते, आपने पढ़ा होगा सीजीयू, कैश जनरेटिंग यूनिट, हम सिंगल एसेट्स के अबॉन्डमेंट या स्टॉपेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ग्रुप ऑफ एसेट्स की। तो डिस्पोजल ग्रुप वो है जो डिस्पोज की जाने की उम्मीद है बाय सेल और अदरवाइज टुगेदर एज ए ग्रुप इन ए सिंगल ट्रांजेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक ट्रांजेक्शन्स में, जैसे मान लीजिए कि हमारी कोई फैक्ट्री है और हमने सोचा है कि बेचेंगे तो ज़मीन भी बेच देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग बेच देंगे, प्लांट एंड मशीनरी भी बेच देंगे, और हो सकता है करेंट एसेट भी दे दें। अभी तक तो हम एक करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट की बात कर रहे थे, अब हो सकता है हम करेंट एसेट भी दे दें। अब करेंट एसेट भी दे दें तो वो एक ग्रुप हो गया जिसमें नॉन करेंट एसेट भी है, करेंट एसेट भी है। हो सकता है लायबिलिटी भी कुछ जाए, जैसे मान लो मजदूरों का पेमेंट बाकी है, या कोई टैक्स का बिल, क्या बोलते हैं, बिजली का बिल वगैरह बाकी है, सामने वाला बोलता है कि भाई मैं ये ले लूँगा, पूरा हम नहीं बेच रहे हैं, कंपनी नहीं बेच रहा, हम उसका एक सेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई ग्रुप ऑफ एसेट है जिसको हम सेल करना चाहते हैं, डिस्पोज करना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं। इसके अंदर देखो एक ग्रुप ऑफ सीजीयू भी हो सकता है, मतलब 1, 2, 3 सीजीयू का ग्रुप हो सकता है, या एक सिंगल सीजीयू हो सकता है, या सीजीयू का एक पार्ट हो सकता है, तीनों चलेगा। मेन इसका कंसर्न सीजीयू से है, पार्ट ऑफ सीजीयू,
फुल CGU या ग्रुप ऑफ CGU? भाई आधा पिज़्ज़ा, पूरा पिज़्ज़ा, 2-3 पिज़्ज़ा, तो ये पार्ट हो सकता है, इसको हम बोलते हैं डिस्पोजेबल ग्रुप, ध्यान रहेगा। एक और होता है डिस्काउंटिंग ऑपरेशन, वो इसके आगे की चीज़ है, हम उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो जो हम अकाउंटिंग पढ़ाने हम आपको जा रहे हैं दोस्तों, वो अभी डिस्पोजेबल ग्रुप के ऊपर भी बात होगी या एक इंडिविजुअल एसेट्स के ऊपर भी बात होगी, दोनों के ऊपर हमें इसकी बात करनी है, ठीक है। आइए करते हैं, शुरू करते हैं। अब ये पढ़ते हैं बात मेजरमेंट की, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ ए नॉन करेंट एसेट। मैं देख रहा हूँ कितने बच्चे जुड़े हैं, निबंधन हैं, महक हैं, नवी हैं, रोशन और सौरभ, ठीक है। तो मेजरमेंट एट द लोअर ऑफ द कैरिंग अमाउंट एंड, मतलब मेजरमेंट का मतलब है कि कोई भी जो एसेट जो आएगा तो उसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, सॉरी क्लासिफाई तो हो गया, हम उसको कैसे काउंट फॉर करेंगे, उसकी मेजरमेंट हम किस रेट पे करेंगे, ये आपको यहाँ पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है कि मेजरमेंट जो होगा वो लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल होगा। यानी कि मुझे कैरिंग अमाउंट का पता लगाना है, उस डेट को कैरिंग अमाउंट क्या था, और मुझे पता लगाना है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या है। अब फेयर वैल्यू के लिए आपको डिफिनेशन कई जगह पे आ चुकी है जहाँ हम फेयर वैल्यू की बात करते हैं। अगर आपको याद हो तो फेयर वैल्यू हम लोगों ने इंडेस 16 में और भी कई जगह पढ़ा था। एक बार चलिए मैं फेयर वैल्यू और डिफिनेशन क्लॉज में चल के आपको बता देता हूँ। देखिए फेयर वैल्यू का मतलब है, इंडेस 103 है कि एक ऐसा प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड, अब रिसीव हुआ तो नहीं है बट हम एक्सपेक्ट करते हैं, वुड बी रिसीव्ड इफ यू सेल द एसेट और यू ट्रांसफर ए लायबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट द मेजरमेंट डेट। तो कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि मेजरमेंट डेट को मार्केट पार्टिसिपेंट के बीच में एक ऑर्डरली ट्रांजैक्शंस, ठीक है, पे अगर कोई सेल हो या सेल होने की उम्मीद हो तो वही प्राइस फेयर वैल्यू कहलाता है। बाकी हम लोग इंडेस 113 पढ़ेंगे, वो केवल फेयर वैल्यू को लेकर ही आपका बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए हमने एक बात तो कर ली कि भाई जो भी एसेट्स होगा उसको हमें किस वैल्यू पे दिखाना है। तो एस कहता है कि भाई मेजरमेंट जो करनी है वो लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल करना है। तो फेयर वैल्यू आप समझ गए, कॉस्ट टू सेल मतलब जो बिकने की उम्मीद है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके ऊपर जो खर्चा होगा, ब्रोकरेज होगा, डिस्पोजल कॉस्ट होगा, ये सारी चीज़ें हम उसके ऊपर शामिल करेंगे। दूसरा है कैरिंग अमाउंट। अब कैरिंग अमाउंट पता है कौन सा लेना है, इमीडिएटली बिफोर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के ठीक समय जो होगा हमें वो लेना है। कहने का मतलब है, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे है कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट हमारा यहाँ पे है 1/1/2020 5 लाख, और हम 10% पर एनम डेप्शन चार्ज करते हैं, और 6 लाख मान लेते हैं। 1 अगस्त को क्लासिफिकेशन हो रहा है, तो कोई मुझे बताएगा हम कैरिंग अमाउंट क्या लेंगे?
यहां वाला कैरिंग अमाउंट चाहिए मुझे 1 अगस्त को क्लासिफिकेशन के ठीक पहले, और ये जो निकाला जाएगा वो जो आपका नॉर्मल एज है, चाहे इंडेस 10 हो या इंडेस 40 हो या 41 हो, उसके हिसाब से आप अपना निकालेंगे। तो मुझे यहाँ का कैरिंग अमाउंट चाहिए, फिर मैं पता लगाऊंगा व्हाट इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, और इन दोनों में जो कम होगा उसी पे हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। याद रहेगा? बताए कोई कैरिंग अमाउंट यहाँ क्या होगा? सही बच्चे बताइए भाई। साल भर का 60,000 है ना, तो 7/12 बताइए। सात बटे 12 35,000 है ना, तो 6 लाख माइनस 35,000 565 है। और अगर आज फेयर वैल्यू 5 लाख आती है तो हम मेजरमेंट कितने पे करेंगे? हम मेजरमेंट करेंगे विच बरीज लोअर पे। भाई 560 कैसे आया? 565 होना चाहिए, याद रहेगा? डन। आइए इस बात को आप यहां पे देख लीजिए दोस्तों, साफ साफ यहां लिखा है कि इमीडिएटली बिफोर इनिशियल क्लासिफिकेशन जो भी एसेट्स की हम बात करेंगे दैट विल बी एज पर अप्लीकेबल एज। एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि जब कभी कोई एसेट क्लासिफाई हो जाए तो उसके ऊपर डिप्रेसिएशन या अमोर्टाइजेशन विल बी इमीडिएटली स्टॉप्ड। उसके ऊपर आप कोई भी डिप्रेसिएशन या अमोर्टाइजेशन आप नहीं करेंगे, याद रहेगा? कि जैसे ही आपने इसे कर लिया कि भाई अब ये एसेट हेल्ड फॉर सेल है, स्टॉप डिप्रेसिएशन, यानी कि अब इस 5 लाख के ऊपर हम डिप्रेसिएशन नहीं चार्ज करेंगे। आप कहेंगे तो फिर सर 31/12 को कैसे करेंगे? आप पढ़ाएंगे 31/12 को फिर से इसका मेजरमेंट होगा फेयर वैल्यू, और अगर उसके फेयर वैल्यू में गिरावट आए या इंक्रीज आए तो वो हम अलग से प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे। ठीक है? वैसे तो उम्मीद है इसे जल्दी बिक जाएगा, लेकिन अगर नहीं बिका तो फिर देखेंगे। अच्छा, अगर किसी कारण से सेल जैसा उसका नेचर हमें लगता है कि 1 साल से ज़्यादा भी लग सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो आपकी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेंगे। वैसे तो 1 साल से ऊपर है तो हाईली प्रोबेबल हम नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसके नॉर्मल नेचर की हम बात ना करें, लेकिन कभी ऐसा हो तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं जो आपके स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है। आप मुझे देख के बताएंगे कि उसमें मेजरमेंट पर क्या लॉस या क्या प्रॉफिट की बात मानी जाएगी। आइए देखते हैं। आपके पास स्टडी मटेरियल तो है ही, आप स्टडी मटेरियल ओपन करें और उसका एक छोटा सा क्वेश्चन आप देखें और मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर ये है साहब
सबके नज़र में आया कि एन आइटम ऑफ प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट दैट इज मेजर्ड ऑन द कॉस्ट बेसिस, ठीक है, शुड बी मेजर्ड इन अकॉर्डेंस विद द इंड AS 16। मतलब एक ऐसा पीपीई है जो हम कॉस्ट बेसिस पे इंड AS 16 के अंदर अकाउंट करते हैं, क्योंकि इंड AS 16 में रिवैल्यूएशन मेथड भी है, लेकिन हम करते हैं कॉस्ट बेसिस पे, ठीक है। कुछ इस तरह से लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना था, 12 लाख कॉस्ट है, अब तक 6 लाख का डेप्शन हो गया, इसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्शन भी बोल सकते हैं। नेट बुक वैल्यू है 6 लाख। द एसेट इज डेप्रिसिएटेड एट एनुअल रेट 10%। द एसेट इज डेप्रिसिएटेड एट द एनुअल रेट ऑफ 10%, ठीक है। एसेट एनुअल रेट ऑफ 10% पे डेप्रिसिएटेड है। ठीक है, अब ड्यूरिंग जुलाई 2012, डेट का ध्यान रखिएगा, जुलाई हमने ये डिसाइड किया कि हम सेल करेंगे और 1 अगस्त को जितनी भी कंडीशंस थी वो सब फुलफिल हो गई। ज़रा एनालाइज करके बताइए कि आपको कितना मेजरमेंट आप कौन सी वैल्यू पे करेंगे, या उस डेट को आप कैरिंग अमाउंट क्या मानेंगे। मेजरमेंट के लिए तो मुझे रिकवरेबल क्या बोलते हैं, सेल प्राइस भी चाहिए, वो तो नहीं है फेयर वैल्यू। तो मुझे बताइए 1 अगस्त को कैरिंग अमाउंट आप क्या मानेंगे, वहीं से शुरुआत करिए। ये है 31/12/2011, कैरिंग अमाउंट है 6 लाख और 1 अगस्त की बात आप कर रहे हैं। कोई बताएगा व्हाट शुड बी द कैरिंग अमाउंट हेयर, एनीवन? निबंध ने बता दिया, और भी कोई बता सकते हैं तो बताएं। याद रहे 2 बात करनी है, एक तो कैरिंग अमाउंट पता लगाना है इमीडिएटली बिफोर द क्लासिफिकेशन व्हेन द क्राइटेरिया इज मेट आउट, और दूसरी बतानी है उस डेट को, ये और फेयर वैल्यू लेस डिस्पोजल, उसमें जो कम है वो मेजरमेंट आपको करनी है। तो 2 बार काम करना है, एक तो ये और एक ये। बताइए, मल्होत्रा बता रहे हैं कि नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर इज सम एरर इन कैलकुलेशन। तो जो भी है बेटा बता दो, जो एरर है वो बता दो, आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, मैं तो बताऊंगा। आ जाओ जी, ठीक है मल्होत्रा जी। देखिए 6 लाख, अब समय निकल चुका है 7 महीने, रेट ऑफ डिप्शन है 1,20,000, तो 1,20,000 का 7/12 कितना होता है, 70,000। तो 70,000 हटा दीजिए, आपका कैरिंग अमाउंट 570 बचा है। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं आज फेयर वैल्यू है 520, तो 50 आपका लॉस है जो ड्यू टू क्लासिफिकेशन इम्पेयरमेंट हुआ है, और 70 आपका डेप्रिसिएशन है। ये यूजुअल डेप्शन है, पीएल स्टेटमेंट में जाएगा। ये इम्पेयरमेंट लॉस है, इसकी बात हम अलग से करेंगे। ठीक है मल्होत्रा जी, समझ आया? अब देखिए रूल क्या है प्रॉफिट लॉस के मानने का। रूल ये है कि जो आप, रूल लिखता हूं,
अप टू द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन जो भी होगा, प्रॉफिट क्या होगा, लॉस ही होगा, कैरिंग अमाउंट आप निकालेंगे तो प्रॉफिट लॉस एज पर अप्लीकेबल एज, और जनरली अप्लीकेबल एज इन डे 16 वगैरह ही होगा, डिप्रिसिएशन वगैरह की बात होगी, या 26 वगैरह होगा, सॉरी 38 वगैरह होगा, इंटेंजिबल एसेट्स वगैरह की बात होगी, यही होगा। चलिए नंबर 2, अब ऑन द डेट ऑफ, यानी कि इस क्वेश्चन में ये जो आपका था ना डिप्रिसिएशन 35,000, वो तो ऐसे होगा, लेकिन ऑन डेट ऑफ क्लासिफिकेशन जो आप करेंगे वो लोअर करेंगे तो प्रॉफिट होने के चांस तो नहीं, लॉस होगा। लॉस जो होगा दैट इज इंपेयरमेंट लॉस। आप सब ने इंड एस 36 तो पढ़ा ही है, काफ़ी दिनों तक चलता रहा, तो इंपेयरमेंट लॉस की बात आएगी, ठीक है, ये इंपेयरमेंट लॉस कहलाएगा। और अगर ये इंपेयरमेंट लॉस की बात है, ठीक है, तो आपको इसको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। इसके अलावा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, मान लीजिए बैलेंस शीट आ गया तो फिर मेजरमेंट होगा, तो जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होगा वो भी इसी तरह से करना है। कैरिंग अमाउंट और मतलब कैरिंग अमाउंट तो नहीं, फेयर वैल्यू, अब कैरिंग अमाउंट तो फेयर वैल्यू ही है, लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, आप इस पे करेंगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। और देखिए दो बातें हो सकती हैं, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। बढ़े तो इसे बोलेंगे रिवर्सल, भाई अगर बढ़ जाए तो हम इसे क्या नाम देंगे कि भाई रिवर्सल हो गया। और घट जाए तो फिर इंपेयरमेंट लॉस हो गया। लेकिन इसके कुछ अपने रूल बने हैं। अगर मान लीजिए कभी सब्सिक्वेंट गेन हो तो कितना गेन करेंगे, तो इसका यही रूल है कि देखो आप सब्सिक्वेंट गेन जो करेंगे ना वो इंड एस 36 के अनुसार करेंगे। पॉइंट नंबर 1 दोबारा बता दो, फिर से बता देता हूं। देखो अप टू द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन, आई रिपीट मेरे दोस्त, सौरभ ध्यान दीजिए, अप टू द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन आप अप्लीकेबल इंड एस के अनुसार काम करेंगे। जो भी आपके ऊपर इंड एस अप्लीकेबल है, 40, 41 जो भी है, टेंजिबल एसेट, पीपी, इनटेंजिबल एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल एसेट, जो भी आप ऊपर अप्लीकेबल है, आप उसके हिसाब से अपनी कैलकुलेशंस करेंगे और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको अपने इनकम स्टेटमेंट में लेके जाएंगे। ऑन डेट ऑफ क्लासिफिकेशन प्रॉफिट तो खैर होगा नहीं, लॉस होगा, तो ये लॉस इंपेयरमेंट लॉस कहलाएगा। ठीक है सौरभ। और जैसे यहाँ देखो ना, यहाँ देखो ये जो इमीडिएट ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन के पहले हमने 535 किया, जबकि कैरिंग अमाउंट था 6 लाख, तो ये जो आया 35,000, ये तो एज पर अप्लीकेबल एज करिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो आप कर रहे हैं ना, 65 को 5 लाख पे दिखा रहे हैं, 65 का लॉस दिखा रहे हैं मेरे दोस्तों, ये बताइए क्या है? ये आपका अप्लीकेबल एज नहीं है। ये जो आएगा ये इंड एस 105 के अनुसार आएगा, और ये जो आएगा वो इंड एस अप्लीकेबल जो भी है 36 या जो भी आपके ऊपर है उसके ऊपर आएगा। अब ठीक है सौरभ, अगर ठीक हो तो बेटा बताइएगा।
हाँ, तो मैं कुछ और कह रहा था कि मान लीजिए अभी डिस्पोज नहीं हुआ तब तक बैलेंस शीट डेट आ गया। अब बैलेंस शीट डेट में फेयर वैल्यू और कम हो गई या कोई चेंज नहीं हुआ, तब तो ये आपका इम्पेयरमेंट लॉस है, आप इसको इम्पेयरमेंट लॉस के रूप में दिखाइए। जैसे मान लीजिए 5 लाख था, है ना, और अब 490 हो गया, तो 10 का और लॉस है जी, 10,000 का और लॉस मान लेते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ इसका फेयर वैल्यू बढ़ गया, तो जब अगर फेयर वैल्यू बढ़ गया तो कितना बढ़ाएं, तो इसमें इंड एस 36 वाली बात को याद रखने है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें बता देता हूँ। आप इसको बढ़ा सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते जितना इसकी कैरिंग अमाउंट होती अगर ये इम्पेयरमेंट नहीं हुआ होता। तो जैसे देखिए हमारी कैरिंग अमाउंट क्या होती, यही लेते हैं 31/3 को, सॉरी 31/12 को। अगर इम्पेयरमेंट नहीं होता तो 10% पे ये 540 होता, मानते हैं। अगर इम्पेयरमेंट नहीं होता तो 6 लाख का 10% पे 540 होता, नो इम्पेयरमेंट। सही है। तो जब रिवर्सल अप करेंगे तो मैक्सिमम 540, इससे कम अप नहीं करेंगे। डिप्शन तो ऐसे ही चार्ज होना बंद हो गया है, उसके बाद डिप्शन तो चार्ज होता नहीं, हमने पढ़ा था। तो किसी भी सूरत में 540 से ज़्यादा रिवर्सल अप नहीं करेंगे। अगर आप इसको चेंज करना ही है तो मैक्सिमम 540 जो होता अगर ये इम्पेयरमेंट नहीं हुआ होता। ठीक है, तो ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे आपको ध्यान देना है। अब ये तो बात हो गई एक इंडिविजुअल एसेट्स की। अब इसके बारे में छोटा सा, मैक्सिमम अप टू द अमाउंट आफ्टर चार्जिंग नॉर्मल डिडक्शन। यस, यही मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये इम्पेयरमेंट नहीं हुआ होता तो हम कहाँ तक पहुँचते, उससे ज़्यादा आपको बात नहीं करनी और नहीं करनी। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन मैं आपके सामने देता हूँ, आपके स्टडी मटेरियल से लेके देता हूँ। लिखिए, सब लोग बनाएंगे इसको। देखिए एक मान लीजिए 2019 कैरिंग अमाउंट है 1,20,000 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 1,00,000 और कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ऐसे में हम 20,000 का लॉस ले लेंगे। राइट डाउन कर देंगे, इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा और एसेट्स को हम मान लेंगे कि भाई अब कैरिंग अमाउंट हो गया इस एसेट का 1,00,000, लेकिन इस पर कोई भी डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। कम करके इसकी वैल्यू इसके बराबर कर देंगे, है ना। अब सपोज करो थोड़े समय के बाद हमारा इकतीस 12/19 को एसेट बिक तो जाना चाहिए था, ये चलो 31/3 ही ले लेते हैं, परेशान ना हो। 19 को बैलेंस शीट डेट आया और बैलेंस शीट डेट को इसकी कैरिंग अमाउंट है, नहीं कैरिंग अमाउंट नहीं ना, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, लेट्स सपोज 85। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 85। फिर एक लॉस लेंगे 15,000 और नया कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी आवर न्यू कैरिंग अमाउंट, बताइए। न्यू कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा? 85। अब मान लीजिए हमने इसे बेच दिया बाद में 90 पे, 95 पे, 1,00,000 पे सेल कर दिया बाद में, लेट्स सपोज 1,00,000 में या 1,10 मान लेते हैं, तो इसका मतलब अब प्रॉफिट मानेंगे 35। तो इस तरह से 0.1,
0.2 और 0.3 चल रहा है। इज इट ओके? अब थोड़ा सा डिस्पोजेबल ग्रुप के बारे में पढ़ लेते हैं कि डिस्पोजेबल ग्रुप याद है, एक एसेट नहीं, ग्रुप ऑफ एसेट, चाहे वो एक सीजीयू का मतलब कैश जनरेटिंग यूनिट का पार्ट हो, या पूरा कैश जनरेटिंग यूनिट हो, या 2-3 कैश जनरेटिंग यूनिट हो। तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, थोड़ा सा वो भी देख लीजिए। ये डिटेल एएसएस की समरी करके आपको मिलेगी। मैं लिख ही देता हूं, ज़्यादा आसान रहेगा। इन केस ऑफ डिस्पोजेबल ग्रुप इम्पेयरमेंट, ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि डिस्पोजेबल ग्रुप के इम्पेयरमेंट को हम दिखाएंगे रिड्यूस फ्रॉम गुडविल इफ एनी। अगर उसमें कोई भी गुडविल है तो पहले उसके ऊपर चार्ज होगा, और उसके बाद बैलेंस लॉस, अपोर्शन्ड ऑन ऑल एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ कैरिंग अमाउंट, उनकी जो कैरिंग अमाउंट होगी उसके बेसिस पे। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन लेते हैं। सपोज कीजिए कैरिंग अमाउंट है गुडविल 300 लाख, प्लांट 1 है 200 लाख, प्लांट 2 है 500 लाख, टोटल कैरिंग अमाउंट है 1000। अब हमने फेयर वैल्यू निकाला, लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, कॉस्ट ऑफ सेल, वो सिर्फ है 600, ठीक है। तो टोटल लॉस कितना हुआ? टोटल लॉस हुआ 400। तो एस कहता है, इंडेस कहता है कि 400 का जो लॉस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगा। 300 तो यहाँ खत्म हो जाएगा, और बाकी जो बच गया है ना 400 का जो लॉस है, 300 तो यहाँ खत्म हो जाएगा, और बाकी जो बच गया वो इस रेशियो में बटेगा। अब 100 को आप 2/5 और 100 को 2/7 और 5/7 में बांट दीजिए। ये लिखा था ना मैंने। सर बैंक पेरिसेबल गुड्स के अगेंस्ट लोन देते हैं? नहीं बेटा, जैसे मैंगो के स्टॉक के अगेंस्ट में गुड्स लोन देंगे, और मान लो कि लोन अगर 2 महीने का भी है तो फिर वो मैंगो किस काम आएगा? तो पेरिसेबल गुड्स की जो लाइफ है उससे ज़्यादा की गारंटी लेने से कोई फ़ायदा है?
फिर तो सब मैंगो सड़ जाएगा, ना हमारे काम आएगा ना आपके काम। उससे अच्छा लोन मत लो, चुपचाप मैंगो खाओ। चलो इधर आओ, पहले गुडविल से रिड्यूस करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो अपोर्शन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैरिंग अमाउंट। चलो जी शुरू हो जाओ। बांट के दिखाओ भाई। 100 इंटू 2/7 तो 28 या 0.5 इधर कर देंगे और 100 इंटू 5/7 71.5 इधर कर देंगे। कैसा रहेगा? तो इस तरह से हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। याद रहेगा? इस पे क्वेश्चन है दोस्त। स्टडी एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लीजिए। ये क्वेश्चन पेज नंबर 7.232 352 7.352। सब लोग स्टडी तो अपने साथ रखिए ही भाई, क्योंकि मैं स्टडी से ही पढ़ाता हूँ दोस्त, तो आपको स्टडी अपने साथ रखनी चाहिए, तभी इस क्लास का पूरा मज़ा आपको मिलेगा। ठीक है, पढ़िए। डिस्पोजेबल ग्रुप है, कैरिंग अमाउंट एट द रिपोर्टिंग डेट बिफोर क्लासिफिकेशन एज सेल और कैरिंग अमाउंट इमीडिएटली बिफोर क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। मतलब ये पहले था और जब क्लासिफिकेशन ऑफ सेल पे आए तो सिचुएशन ये हो गई। मतलब उस दिन जब वैल्यू किया तो ये आया और ये 2 दिन मतलब 10 दिन 2 महीने 4 महीने 6 महीने पहले की वैल्यू थी। ये सब आपके सामने है। तो देखिए ये जो लॉस हो रहा है ना 1100, ये तो एज पर नॉर्मल एज जो होगा वो रिकॉग्नाइज करेंगे। अब जो भी आपका एज इस पे लगता होगा वो आप अपना देख लीजिए। मतलब ये तो वो बात हुई ना, ये बैलेंस शीट था, ये डेट ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो इसके बीच में 1100 का लॉस हो गया। मेरे ख्याल से ये तो 1500 पे आएगा, ये 4000 पे आएगा, ये 5700 पे आएगा, ये 2200 पे, यही आएगा। कैरिंग अमाउंट तो यही है, तो क्या चेंज करना, यही आएगा। ठीक है, फिर से सब लोग देख लीजिए। हाँ, तो ये 1100 का जो लॉस है ये तो आपने रिकॉग्नाइज कर लिया। अब सपोज करिए कि फेयर वैल्यू हमें दी हुई है। लेट सपोज फेयर वैल्यू हमें दिया हुआ है 13000। ठीक है, तो जाहिर है हमारा लॉस हो गया, और 14000 से 13000 लॉस कितना हो गया? लॉस हो गया 1900। अब ये लॉस कैसे बंटेगा ये देखना है। ठीक है, समझा? मान लीजिए फेयर वैल्यू 13000 है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टडी मटेरियल में दिया है, और 14,900 रुपये हमारी कैरिंग अमाउंट है इमीडिएटली बिफोर डिस्पोजल, और फेयर वैल्यू 13000 है। तो बताइए मैं लॉस कितना हुआ? हमारा लॉस हो गया 1900। ठीक है, $1900 लॉस हो गया। अब ये 1900 का लॉस कैसे बटेगा? तो देखिए इन्वेंट्री तो फेयर वैल्यू पे है, तो और आगे उसको कम करने की जरूरत नहीं है। और हम लोग पढ़ेंगे इंड एस 109, इन्वेस्टमेंट भी अगर वो पहले से ही
फेयर वैल्यू पे है तो उसे और कम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दो तो पहले ही हमारे आ गए। अब बच गया ये दोनों, ये तीनों। इन्वेंट्री अगर हमारी पहले से ही कॉस्ट और एनर्जी विच वे लोअर पे है तो उसे और कम करने का हमें कोई मतलब नहीं है। और इन्वेंट्री क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको भी कम करने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए 1900 इन तीनों में बांटना है, तो बताइए कैसे बांटेंगे। 1500 तो पहले बांटेंगे इस पे, अपोर्शनमेंट ऑफ लॉस। 1500 पहले डिवाइड करिए आप इसके ऊपर, और कितना बच गया, 400। 9700। बताइए कितना लॉस बनता है इसका। 165 तो भैया पीपी कम हो जाएगा, और निबंधन बता रहे हैं यही बात। और बाकी जो बचेगा ना वो 5700 पे चला जाएगा, 9700। बताइए ये कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 235। तो इस तरह से ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, याद रहेगा। तो 1900 का लॉस तो पहले से, 1100 का लॉस पहले से था, और 1900 का लॉस ये है। अब कभी मान लीजिए रिवर्सल होता भी है, तो रिवर्सल का रूल ये है कि गुडविल एक बार अगर राइट ऑफ हो गया तो चेंज नहीं होगा। मान लीजिए कभी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट रिकग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन गुडविल अगर एक बार राइट ऑफ हो गया तो गुडविल दोबारा से रीएस्टेट नहीं होगा, ये पहली बात। और बाकी जो एसेट्स हैं उनका मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हैं, मैंने बताया ही, मैक्सिमम हम बढ़ा सकते हैं। जितना डिप्रेशन हो के आया होता उससे ज़्यादा हम उनको नहीं बढ़ा सकते हैं। अब आइए, अब एक और बात आपको पढ़ानी है। मान लीजिए कभी चेंज इन प्लान हो गया, चेंज इन प्लान ऑफ सेल, ऐसा होता है। देखो भाई, परिस्थितियां बदलती हैं, मैनेजमेंट का दिमाग बदलता है, अपॉर्चुनिटी बदलती है। हम चाहते हैं चीज़ें रखें, बेचने की बात आ जाती है। हम जानते हैं कि बिजनेस बेचना है, लेकिन फिर हुआ कि नहीं यार, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी फेवरेबल बात आ गई कि अब नहीं बेचेंगे, या मैनेजमेंट कहीं प्लान बदल गए कि यार कोई नहीं मिल रहा है तो छोड़ो, नहीं बेचेंगे हम इसको, ठीक है ना, हम इसको नहीं बेचेंगे। तो इस तरह की बातों के लिए हम आपसे बात कर रहे हैं। तो कभी अगर ऐसा प्लान बदल गया आपका, तो फिर से एक मेजरमेंट होगा। मेजरमेंट विल बी एट लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट, ठीक है, before the asset was classified as held for sale,
लेस डिप्रिसिएशन फॉर द पीरियड, मतलब वो कैरिंग अमाउंट जो तब होता और उसमें से जो डिप्रिसिएशन वगैरह हो रहा है तो वो सब देख लीजिए। इफ नॉट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, कहने का मतलब अगर आपने इसको शुरू से ही रखा होता है इसी तरह से तो क्या होता है, जैसे उसमें मैंने आपको कहा था कि मान लीजिए शुरू से आपने रखा होता 6 लाख की चीज़ थी और 10% चार्ज होता तो 7 लाख होता, सॉरी 540 होता। मतलब अगर ये एसेट शुरू से ही अपने तरीके से चल रही होती मस्त चाल से तो आज इसकी वैल्यू क्या होती। और दूसरा रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल ऑन डेट ऑफ डिसीजन, कौन सा डेट, नॉट टू सेल, कि जो मुझे सेल नहीं करना है। कि मुझे सेल नहीं करना है उस दिन का सेल अमाउंट। जैसे मान लीजिए कि तय हुआ कि भाई अब मैं 1 जनवरी 2020 को ये तय हो गया कि मैं अब इसको नहीं सेल करूंगा, तो उस समय कैरिंग अमाउंट अगर ये होता और रिकवरेबल अमाउंट जैसा कि आप जानते हैं हायर ऑफ द टू होता है, एक होता है वैल्यू इन यूज जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट होता है, और एक दूसरी चीज होती है इन दोनों का निचोड़ होता है ना। दूसरी चीज होती है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। उन दोनों का जो हायर अमाउंट होता है वो रिकवरेबल होता है, और रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट में जो कम हो वो हमें लेना है। चलो एक इलस्ट्रेशन से बता देते हैं आज वैल्यू क्या होगी। कैरिंग अमाउंट अगर नहीं कुछ होता तो 540 होती। रिकवरेबल अमाउंट हम देख लेते हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल लेट सपोज 530 है, और वैल्यू इन यूज लेट सपोज 6 लाख है। तो विच वज हायर यहाँ लेंगे, विच वज हायर कौन हुआ, 6 लाख हुआ, और विच वज लोअर यहाँ लेंगे, इन दोनों में लोअर कौन हुआ, 540 हुआ। तो पहले आपको रिकवरेबल अमाउंट निकालना है और वो अमाउंट निकालना है जो अगर नहीं हुआ होता तो क्या होता, और इन दोनों में जो बनेगा वो आपको यहाँ पे लेना है। याद रहेगा। अब आइए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है प्रेजेंटेशन। देखिए बेसिकली ये वो एसेट्स हैं जो नॉर्मल एसेट से अलग है, तो इनका प्रेजेंटेशन खास है। एस कहता है, इंडेस कहता है कि इनको ऐसे दिखाइए ताकि यूजर को इनका आइडिया पता चल जाए। यूजर शुड नो कि भाई इसका प्रेजेंटेशन ऐसे किया गया है, ये एसेट मतलब देखते ही पता चल जाए कि भाई ना ये तो हेल्ड फॉर सेल है। तो कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, सेपरेट। सेपरेट का मतलब नॉन करेंट एसेट करेंट एसेट से अलग करनी है। नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल बैलेंस शीट के अंदर एक अलग हेडिंग बनानी है। लायबिलिटी अगर कोई है डिस्पोजेबल ग्रुप के अंदर तो लायबिलिटी की अलग हेडिंग बनानी है। अगर कोई प्रॉफिट लॉस है तो उस प्रॉफिट लॉस को अलग हेडिंग बनानी है। मतलब सेपरेट इसको बताना है कि भाई देखो ये वो चीज है जो अब मतलब अलग हो रही है। ठीक है, मतलब मान लीजिए हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो बैलेंस शीट के अंदर हम इंडेक्स के अनुसार जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें पहले हम एसेट दिखाते हैं। तो नॉन करेंट एसेट तो हम दिखाएंगे, करेंट एसेट भी हम दिखाएंगे, और वहाँ पे एक होगा नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल।
ठीक है। और यहाँ आप रखेंगे अपनी इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसमें अगर हमारा कोई प्रॉफिट है जो उसके ऊपर आया है, प्रॉफिट या लॉस ऑन नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, तो ओसीआई के अंदर अदर कंप्रिहेंसिव इनकम के अंदर हम उसे दिखाएंगे और अपनी नॉन करेंट लायबिलिटी भी दिखाएंगे, नॉन करेंट लायबिलिटी, और अपनी करेंट लायबिलिटी भी दिखाएंगे। और इसके बाद हम दिखाएंगे कोई ऐसी लायबिलिटी which is directly associated with, ये मेन बात है, नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। बेसिकली डिस्पोजल ग्रुप का पार्ट होगा। तो ये आपको याद रखना है, ये प्रॉफिट लॉस सेपरेट डिस्क्लोज करना है और एक नई हेडिंग ये बनानी है। तो ये 3 चीजें आपको सेपरेट प्रेजेंटेशन देनी है, याद रहेगा। इसी के ऊपर 2-3 क्वेश्चन हैं। आज हम लोग यहीं रुकते हैं। अगली क्लास में कुछ नन ऑपरेट क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस की बात है, उसको भी देखेंगे। इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा कल फिर क्लास होगी और कल हम लोग इसको ख़त्म भी करेंगे। तब तक जरा आप लिखिए होमवर्क है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 बनाना है और टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है। 3 तो हम कराएंगे, ये 2 चीज़ें आपको बनानी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल। ठीक है, कल 9 बजे हम लोग फिर मिलेंगे और कल 9 बजे इसको ख़त्म करेंगे। ये ख़त्म होने के बाद मॉड्यूल 2 कुछ बच जाएगा, मैं देख लूँ जरा एक बार। फिर मॉड्यूल 2 में 116 बचेगा, लीज, उसको हम लोग शुरू करेंगे 116 लीज अकाउंटिंग। बाकी तो इसमें सब हो जाएगा। थैंक यू।